जय हिंद, जय भारत दोस्तों। आज हम देखने वाले हैं 30 सितंबर 2021 का करंट अफेयर, जिसमें हमारा आज का पहला प्रश्न है, प्रतिवर्ष विश्व हृदय दिवस कब मनाया जाता है। तो आप सभी को पता होना चाहिए प्रतिवर्ष विश्व हृदय दिवस मनाते हैं 29 सितंबर को। और आपको पता होना चाहिए स्टार्ट कब से हुआ था। यह जो हृदय दिवस मनाना स्टार्ट हुआ था 2000 से, जो है यानी 29 सितंबर 2000 को जो है पहली बार हृदय दिवस मनाया गया था, विश्व हृदय दिवस मनाया गया था। अगर आपसे बात की जाए इस बार की यानी विश्व हृदय दिवस 2021 की थीम क्या थी, तो आपको बताना चाहिए विश्व हृदय दिवस 2021 की थीम थी यूज हर्ट टू कनेक्ट। क्या थी? यूज हर्ट टू कनेक्ट जो है इसकी इस बार की थीम थी। बात की जाए इसे मनाने का जो है कारण क्या है, इसे मनाने का कारण है भोजन और शारीरिक शारीरिक जो है बात की जाए दोस्तों, मैं आपसे बात कर रहा था कि विश्व हृदय दिवस जो है आखिर हृदय से होने वाली जो बीमारियां हैं, इन बीमारियों का मुख्य कारण क्या है। अगर आपसे पूछा गया इन बीमारियों का मुख्य कारण क्या था, आपको बताना सबसे पहला मुख्य कारण है भोजन। क्या है? सबसे पहला मुख्य कारण है भोजन, और दूसरा है शारीरिक जो एक्टिविटी है उनका अभाव होना। दूसरा क्या है? शारीरिक एक्टिविटियों का अभाव होना। और तीसरा है तंबाकू का जो उत्पादन है उससे जो है हृदय की जो है बीमारियां हो सकती हैं। ठीक है, तो यह थे हृदय से बीमारी होने वाले के कारण, और इसका आंसर हमारे पहले प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 29 सितंबर। कब से शुरू किया गया था? यह 2000 को जो है पहली बार हृदय दिवस मनाया गया था। 29 दिसंबर को मनाया था। 2021 किसकी दिन थी? यूज हर्ट टू कनेक्ट। ठीक है, तो हम देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि हृदय का पेस मेकर कहा जाता है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि है हृदय का पेस मेकर। तो आपको बताना चाहिए हृदय का पेस मेकर कहा जाता है एस ए नोड को। किसे कहा जाता है? एस ए नोड को जो है हृदय का पेस मेकर कहा जाता है, एस ए नोड को। अगला प्रश्न है भारत की पहली महिला कार्डियोलॉजिस्ट, भारत की पहली महिला कार्डियोलॉजिस्ट जिनका हाल ही में निधन हो गया। तो आपको बताना चाहिए भारत की पहली महिला कार्डियोलॉजिस्ट। अगर आपको बताना चाहिए अगर बात की जाए हृदय, आपको याद रखना है दोस्तों, हार्ट जिसे हिंदी में कहते हैं हृदय। ठीक है, हार्ट जो है इसे साइंस की भाषा में क्या कहते हैं, तो आपको बताना चाहिए हार्ट जो हृदय है इसे साइंस की भाषा में कहा जाता है कार्डियो। ठीक है, इसे साइंस की भाषा में क्या कहा जाता है? कार्डियो जो है साइंस की भाषा में किसे कहा जाता है? हृदय को, हार्ट को जो है साइंस की भाषा में कार्डियो कहा जाता है। और भारत की पहली महिला कार्डियोलॉजिस्ट कौन थी? ठीक है, पहली महिला कार्डियोलॉजिस्ट तो वो थी डॉक्टर पद्मावती। कौन थी? डॉक्टर पद्मावती जो है भारत की पहली महिला कार्डियोलॉजिस्ट थी, जिनका हाल ही में क्या हो गया? निधन हो गया है। ठीक है, बात की जाए हृदय संबंधित जो अध्ययन है, हृदय संबंधित जो स्टडी उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है कार्डियोलॉजी। क्या जाता है उसे? कार्डियोलॉजी जो है वो कहा जाता है, कार्डियोलॉजी। तो अब हम देखते हैं कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि है मानवीय हृदय में कितने चैम्बर होते हैं। तो आपको बताना चाहिए मानवीय हृदय जो है उसके अंदर कुल 4 चैम्बर होते हैं। दो दो होते हैं अलिंद, सॉरी, इसके अंदर जो 4 चैम्बर है, ठीक है, हृदय के अंदर जो है कुल 4 चैम्बर होते हैं, और इनमें से 2 चैम्बर है। हृदय के अंदर 4 चैम्बर, इनमें से दो चैम्बर हैं, वो 2 होते हैं आलिंद। 2 चैम्बर होते हैं आलिंद, 2 चैम्बर होते हैं आलिंद। आपको ये सब कुछ नोट करना है। और बचे हुए 2 चैम्बर होते हैं निलय, बचे हुए 2 चैम्बर होते हैं निलय। ठीक है, तो कुल 4 चैम्बर, 2 अलिंद, 2 आलिंद और 2 निलय। अगला प्रश्न है डॉक्टर दिवस कब मनाया जाता है? डॉक्टर दिवस जो है यह 1 जुलाई को मनाते हैं। ठीक है, 1 जुलाई को जो है डॉक्टर दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो आप सभी को पता होना चाहिए विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई को। विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई को। अगला प्रश्न है विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है? विश्व हेपेटाइटिस दिवस, ठीक है, हेपेटाइटिस से बात की जाए, हेपेटाइटिस का संबंध हमारे शरीर के किस अंग से? तो इसका संबंध जो है लीवर से है। ठीक है, इसका संबंध किससे है? लीवर से है। और हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है 28 जुलाई को। ठीक, 28 जुलाई को जो हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? तो आप सभी को मालूम होना चाहिए अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस जो है यह मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाते हैं 29 जुलाई को जो है अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है, 29 जुलाई को, 29 जुलाई को। अगला प्रश्न है विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है 9 अगस्त को जो है विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है विश्व हाथी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व हाथी दिवस जो है यह 12 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है, विश्व हाथी दिवस जो है ये 12 अगस्त को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है यानी हमारा आज का दूसरा प्रश्न है आयुध निर्माणी बोर्ड OFB यानी
ऑर्डिनेंस OFB, जिसे हम हिंदी में कहते हैं आयुध निर्माणी बोर्ड, और उसे हम इंग्लिश में कहते हैं ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड। ठीक है, तो आपको बताना चाहिए जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड है इसे भंग कर दिया गया है। ठीक है, इस आयुध निर्माणी बोर्ड जो है इसे भंग कर दिया गया। बात की जाए इसे किसने भंग किया है, तो इसे भंग किया है भारत के रक्षा मंत्री। किन्होंने इसे भंग किया है? भारत के रक्षा मंत्री। और भारत के रक्षा मंत्री कौन है आप मुझे कमेंट में बताना। ठीक है, भारत के रक्षा मंत्री जो इन्होंने इसे भंग किया है। और पहले बात इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। यह जो आयुध निर्माणी बोर्ड है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड जो है, इसके अंदर जो है कुल 41 कारखाने थे। ठीक है, उसके अंदर जो है कुल 41 कारखाने थे। और आपको बताना चाहिए 1 अक्टूबर 2021 से 1 अक्टूबर यानी कल से 1 अक्टूबर याद रखना, कल से जो है इन 41 कारखानों जो है जो 41 कारखाने हैं इन्हें जो है 7 नए सार्वजनिक इकाइयों में बांटा जाएगा। ठीक है, याद रखना है ये जो इस बोर्ड के अंदर जो 41 कारखाने थे, इसके अंदर जो 41 कारखाने थे, इसे कुल जो है 7 जो नई सार्वजनिक इकाई है इसके अंदर बांटा जाएगा। बात की जाए आयुध निर्माणी बोर्ड जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। ठीक है, बात की जाए अब से इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो इसका हेडक्वार्टर है कोलकाता के अंदर। कहाँ पर है? कोलकाता के अंदर। प्रश्न के अनुसार इसका मुख्यालय कहाँ पर है? कोलकाता के अंदर। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, भंग किसने किया? रक्षा मंत्री ने। भारत के रक्षा मंत्री कौन है आप मुझे कमेंट में बताना। अगला प्रश्न है, ये हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो आपको बताना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, इसकी स्थापना हुई थी, इसकी स्थापना जो है 1934 के एक्ट से हुई थी। ठीक है, बताना चाहिए इसकी स्थापना जो है 1934 के जो है अधिनियम में एक्ट जो है इसके तहत इसकी स्थापना हुई थी। बात की जाए इसकी स्थापना हुई थी तब जब इसकी स्थापना हुई थी तब इसका जो मुख्यालय है उसका मुख्यालय था कोलकाता में। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ था? इसका मुख्यालय था कोलकाता के अंदर। और अब वर्तमान में इसका मुख्यालय कहाँ पर है? वर्तमान में कोलकाता को हटाकर जो है इसका मुख्यालय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कर दिया गया है मुंबई के अंदर। कहाँ पर? मुंबई के अंदर इसका मुख्यालय कर दिया गया है। ठीक है, 1934 का एक्ट स्थापना के बाद इसका मुख्यालय था कोलकाता के अंदर, वर्तमान में मुंबई के अंदर। अगला प्रश्न है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो है इसकी जिसका इंग्लिश में जो हम बोलते हैं सेबी। ठीक है, SEBI। तो इसका जो है इसकी स्थापना हुई थी 1992 का जो अधिनियम है इससे जो है इसकी स्थापना हुई थी। 1992 के अधिनियम से इसकी स्थापना हुई थी। और इसका वर्तमान में मुख्यालय बात की जाए कहाँ है, तो इसका वर्तमान में मुख्यालय मुंबई के अंदर। कहाँ पर है? मुंबई के अंदर इसका वर्तमान में मुख्यालय है। अगला प्रश्न है नाबार्ड। तो आप सभी को मालूम होना चाहिए नाबार्ड जो है, अगर आपसे बात की जाए नाबार्ड की, अगर आपसे बात की जाए नाबार्ड की, तो आप सभी को मालूम होना चाहिए नाबार्ड जो है इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना जो है ये हुई थी, इस नाबार्ड की स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982। कब? 1982। तो 12 जुलाई 1982 को जो है नाबार्ड की स्थापना हुई थी। बात की जाए किस समिति की सिफारिश पर, यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपसे पूछा जाएगा कि किस समिति की जो है सिफारिश पर नाबार्ड की स्थापना हुई थी। तो शिवरमन समिति है। ठीक है, कौन सी? शिवरमन जो समिति है इसकी सिफारिश पर इसकी स्थापना हुई थी। और यह नाबार्ड जो है इसका मुख्यालय भी कहाँ पर है? तो नाबार्ड का मुख्यालय भी है मुंबई के अंदर। नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई के अंदर। अगला प्रश्न है बोर्ड फॉर क्रिकेट कंट्रोल इन इंडिया यानी BCCI। कौन सा? BCCI यानी बोर्ड फॉर क्रिकेट कंट्रोल इन इंडिया, है ना। अगर आपसे बात की जाए इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो इसका जो ऑफिस है वो कहाँ पे है? वानखेड़े स्टेडियम। कहाँ पर है? वानखेड़े स्टेडियम। और आपसे बात की जाए ये वानखेड़े स्टेडियम कहाँ पर? तो वानखेड़े स्टेडियम जो है ये मुंबई के अंदर है। कहाँ पर है? मुंबई के अंदर है वानखेड़े स्टेडियम। अगला प्रश्न अगर आपसे पूछा गया कि ICC का मुख्यालय कहाँ पर है, तो ICC का मुख्यालय है दुबई के अंदर। कहाँ पर है? ICC का मुख्यालय दुबई के अंदर। और आपसे पूछा गया कि एशियन क्रिकेट काउंसिल का मुख्यालय कहाँ पर है, याद रखना है BCCI का मुख्यालय वानखेड़े स्टेडियम मुंबई, ICC का मुख्यालय दुबई के अंदर। और अगर आपसे बात कीजिए एशियन क्रिकेट काउंसिल का मुख्यालय तो वो है कोलंबो के अंदर। ठीक है, कोलंबो के अंदर, जो कि कहाँ पर है? कोलंबो श्रीलंका के अंदर है। ठीक है, अब याद रखना है BCCI वानखेड़े स्टेडियम मुंबई, ICC दुबई UAE के अंदर, और
एशियन क्रिकेट काउंसिल उसका है कोलंबो श्रीलंका के अंदर। ठीक है, आपको बताना चाहिए बोर्ड फॉर क्रिकेट काउंसिल इन इंडिया बीसीसीआई का फुल फॉर्म है और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? वानखेड़े स्टेडियम मुंबई। अगला प्रश्न आपसे पूछा जाएगा क्या इसरो, इसरो का मुख्यालय कहाँ पर है? इसरो का जो हेडक्वार्टर है वो है बेंगलुरु के अंदर। कहाँ पर है? बेंगलुरु के अंदर जो है इसरो का मुख्यालय है। अगर आपसे पूछा गया कि डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, इसकी डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसका वर्तमान में मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका वर्तमान में मुख्यालय दिल्ली के अंदर। कहाँ पर है? दिल्ली के अंदर इसका वर्तमान में मुख्यालय। और बात की जाए इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई 1968 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो यह जो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, अगर आपसे पूछा गया जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला महानिदेशक, तो इसकी पहली महिला महानिदेशक मैंने आपको पढ़ाया भी था। इसकी पहली महिला महानिदेशक है ध्रुति बनर्जी, जो है इसकी पहली महिला महानिदेशक है। ठीक है, इसका अगर आपसे पूछा गया कि इंग्लिश में इसे किस तरह लिखते हैं, इसे लिखते हैं ZSI, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ZSI जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। मुख्यालय कहाँ पर? इसका मुख्यालय कोलकाता के अंदर। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय है कोलकाता के अंदर, इसका मुख्यालय है। पहली महिला महानिदेशक ध्रुति बनर्जी। अगला प्रश्न है BARC। अगला प्रश्न है BARC। BARC क्या है? भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। कौन सा? भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। दोस्तों अगर आपसे पूछा गया आखिर इस भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र है, भाभा एटॉमिक जो रिसर्च सेंटर है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो इसका हेडक्वार्टर है ट्रॉम्बे मुंबई के अंदर। कहाँ पर है इसका हेडक्वार्टर? इसका हेडक्वार्टर है ट्रॉम्बे मुंबई के अंदर जो इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, ट्रॉम्बे मुंबई के अंदर। अगला प्रश्न यानी हमारा आज का तीसरा प्रश्न है हाल ही में सार्वजनिक उड्डयन मंत्रालय, बात कीजिए सार्वजनिक उड्डयन मंत्रालय के, इस नागरिक उड्डयन मंत्रालय। ठीक है, नागरिक उड्डयन मंत्रालय, इसके वर्तमान में मंत्री कौन है? तो नागरिक उड्डयन मंत्रालय के वर्तमान में मंत्री है ज्योतिरादित्य सिंधिया। कौन है? ज्योतिरादित्य सिंधिया। ठीक है, इनके द्वारा जो है नागरिक उड्डयन मंत्रालय जो है इसने जो है ड्रोन संचालन के लिए भारत के हवाई क्षेत्र का मानचित्र जारी किया है। यह कितने जोन क्षेत्रों को दर्शाता है? यह जो है कुल 3 जोन क्षेत्र को दर्शाता है। कितने? 3 जोन क्षेत्र को। ठीक है, याद रखना है ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है, जो कि वर्तमान में नागरिक उड्डयन मंत्रालय के मंत्री है, इन्होंने ड्रोन मैप के लिए, इसके ड्रोन मैप के जो है संचालन के लिए, इसके लिए जो है कुल 3 जोन खोले। उन 3 जोन में से पहला जोन है ग्रीन जोन। ठीक है, और बात की जाए इस ग्रीन जोन के अंदर क्या है, तो ग्रीन जोन के अंदर है कुल 400 फीट की ऊंचाई। ठीक है, अगर आप 400 फीट की ऊंचाई से कम में अगर आप अपना ड्रोन उड़ा रहे हो, ठीक है, तो उसके लिए जो है उस ड्रोन उड़ाने के लिए जो है गवर्नमेंट से पूछने की आपको ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपको क्या करना है? गवर्नमेंट से पूछने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप दूसरे और तीसरा जोन, दूसरे जोन में क्या है? दूसरा है येलो जोन जिसके अंदर 400 फीट से अधिक है, और जो रेड जोन है उसके अंदर जो है 400 फीट से अधिक ही है। और उन दोनों जोन के अंदर जो है आपको सरकार से जो है अनुमति लेनी पड़ती है। ठीक है, आपको जो है सरकार से अनुमति लेनी पड़ती है। सरकार से अनुमति लिए बिना आप ड्रोन 400 फीट से ज़्यादा अधिक उड़ा नहीं सकती। ठीक है, तो ग्रीन जोन में क्या है? 400 फीट से कम ऊंचाई में आप ड्रोन उड़ा सकते हो। इसके अंदर जो वेट होना चाहिए 500 किलो से कम तक जो है उसका वेट होना चाहिए। ठीक है, तो ये था हमारा आज का तीसरा प्रश्न, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3 जोन है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के मंत्री कौन है? ज्योतिरादित्य सिंधिया। 3 जोन है, पहला है ग्रीन, 400 फीट से कम ऊंचाई में आप ड्रोन उड़ा सकते हो, जिसके लिए आपको गवर्नमेंट से पूछने की परमिशन नहीं है, आप बिना पूछे भी उड़ा सकते हो। बात की जाए येलो और रेड जोन में, तो इसके अंदर जो है 400 फीट से अधिक जो है उड़ाने के लिए आपको 400 फीट से अधिक ऊंचाई में आपको उड़ाने के लिए गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती है। ठीक है दोस्तों, तो हो आप सभी को थर्ड क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की तरफ, जो कि है भारत में रेलवे के कितने जोन है? आप सभी को बताना चाहिए भारत के अंदर जो है कुल रेलवे के 18 जोन है। कितने हैं? 18 जोन है। और अगर आपसे पूछा गया नवीनतम कौन सा है, तो नवीनतम जो है विशाखापट्टनम। ठीक है, नवीनतम कौन सा है? विशाखापट्टनम। अगला प्रश्न है भारत का नवीनतम रेलवे जोन कौन सा है? तो मैंने आज जैसे आपको पता है भारत का नवीनतम रेलवे जोन है विशाखापट्टनम। अगला प्रश्न है, ये हमारा आज का अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है
भारत का पहला स्वदेशी ड्रोन डिफेंस सिस्टम, भारत का पहला स्वदेशी स्वदेशी ड्रोन डिफेंस सिस्टम है इंद्रजाल। कौन सा है? इंद्रजाल। अगर आपसे बात की जाए इंद्रजाल कैसा डिफेंस सिस्टम है, तो यह जो है ड्रोन डिफेंस सिस्टम है, ठीक है, स्वदेशी ड्रोन डिफेंस सिस्टम है। अगला प्रश्न है, भारतीय सीमा की सुरक्षा के लिए हेरॉन ड्रोन किस देश से लिया गया है? तो यह हेरॉन ड्रोन जो है ये इजराइल से लिया गया है, ठीक है, किससे? इजराइल से जो है हेरॉन ड्रोन लिया गया है। अगर आपसे बात की जाए किस पर निगरानी रखने के लिए, फिर किस सीमा पर निगरानी रखने के लिए, यह जो है भारत और चीन सीमा, कौन सी सीमा? भारत और चीन सीमा पर निगरानी रखने के लिए हेरॉन ड्रोन इजराइल से खरीदा गया है, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो, आपको पता है भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो है दिल्ली मेट्रो। कौन सी है? दिल्ली मेट्रो। तो दोस्तों अब हम चलते हैं, हो सकता है सभी को तीसरा क्वेश्चन समझ में आ गया। अब हम चलते हैं हमारे फोर्थ क्वेश्चन की तरफ, जो कि 29 सितंबर 2021 को किस राज्य ने निर्भया एक पहल कार्यक्रम की शुरुआत की है? आप सभी को पता होना चाहिए निर्भया एक पहल, कौन सी? निर्भया एक पहल जो है इस कार्यक्रम को शुरू किसने किया है? तो आपको बताना चाहिए एक मिशन है जिसका नाम है मिशन शक्ति। कौन सी मिशन है? मिशन शक्ति। जो इस मिशन शक्ति को जो है उत्तर प्रदेश ने जो है चालू किया, ठीक है, उत्तर प्रदेश ने जो है इसे शुरू किया है। और इसका जो तीसरा चरण है, इसी मिशन शक्ति का जो तीसरा चरण है, इसे क्या नाम दिया? तो इसी मिशन शक्ति का तीसरा चरण का नाम दे दिया है निर्भया एक पहल। कौन सा? निर्भया एक पहल। बात की जाए पहल कहाँ से शुरू हुई? निर्भया जो है ये निर्भया एक पहल जो है यह लखनऊ से शुरू हुई थी। और इसके अंदर जो है आप सभी को मालूम होना चाहिए उत्तर प्रदेश के अंदर जो है कुल 75 जिले हैं। कितने जिले हैं? कुल 75 जिले हैं। मतलब एक तरह से आप समझिए कुल 75 जनपद है, और उन हर एक जनपद में से जो है 1000 महिलाओं को लिया जाएगा, जिनका कौशल प्रशिक्षण किया जाएगा और सस्ती दरों पर जो है इन्हें लोन दिया जाएगा, ठीक है। मतलब एक तरह से आप समझिए 75 जिले, हर एक जिले में से समझे आप 75 जिले, और हर एक जिले में से 1000 महिलाएं, ठीक है, कितनी? 1000 महिलाएं। तो यानी हो जाए कुल 75,000 महिलाएं। कितनी? 75,000 जो महिलाएं हैं, शायद से 75,000 महिलाएं नहीं, 7,50,000 महिलाएं जो है इस निर्भया पहल के अंदर है। और इस पहल के अंदर जो है इन सभी महिलाओं का, जितनी भी महिलाएं हैं 7,50,000 ये जो महिलाएं, इनका जो है कौशल प्रशिक्षण किया जाएगा, ठीक है, यानी इन्हें जो है ट्रेनिंग दी जाएगी, और इसके बाद जो है इन्हें लोन दिया जाएगा। लोन किस तरीके से दिया जाएगा? तो सस्ती दरों पर जो है इन्हें लोन दिया जाएगा। कैसे? सस्ती दरों पर जो है इन महिलाओं को लोन दिया जाएगा, ठीक है। तो वो आप सभी को समझ में आ गया। मिशन शक्ति जो है उत्तर प्रदेश ने लॉन्च किया था, इसी का तीसरा चरण है निर्भया एक पहल। और ये कहाँ से शुरू है? लखनऊ से शुरू है। कुल कितने जिले हैं उत्तर प्रदेश के अंदर? 75 जो है कुल जिले हैं। दोस्तों हम चलते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की तरफ। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश, ठीक है। अब हम चलते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की तरफ, जो कि अभ्युदय योजना का संबंध किस राज्य से है? तो अभ्युदय योजना जो है फ्री कोचिंग देगी, ठीक है। किस राज्य में फ्री कोचिंग? उत्तर प्रदेश राज्य के अंदर जो है फ्री कोचिंग देगी। कौन सी योजना? अभ्युदय योजना। बात की जाए इसी तरह की एक योजना राजस्थान के अंदर शुरू की गई है। कहाँ पर? राजस्थान के अंदर इस तरह की योजना शुरू की गई, जिसका नाम क्या है? उसका नाम है अनुप्रति योजना। कौन सी है? अनुप्रति योजना राजस्थान के अंदर, अभ्युदय योजना उत्तर प्रदेश के अंदर। क्या है इन दोनों योजना के अंदर? इन दोनों योजना के अंदर जो है फ्री कोचिंग दी जाएगी, फ्री कोचिंग की सुविधाएं दी जाएंगी। अगला प्रश्न है, चिरंजीवी योजना का संबंध किस राज्य से? चिरंजीवी योजना का संबंध किससे है? चिरंजीवी योजना का संबंध राजस्थान राज्य से। कब शुरू हुई थी? तो चिरंजीवी योजना शुरू हुई थी 1 मई 2021 को। यह चिरंजीवी योजना शुरू हुई थी। इसके तहत जो है सभी को स्वास्थ्य बीमा दिया जाएगा, ठीक है। किस राज्य संबंधित है? राजस्थान से। 1 मई 2021 को यह शुरू हुई थी। अगला प्रश्न है, घर घर औषधि योजना। कौन सी योजना? घर घर औषधि योजना। तो यह घर घर औषधि योजना का संबंध किससे है? राजस्थान से इस घर घर औषधि योजना का संबंध है। अगला प्रश्न है, प्राण वायु देवता पेंशन योजना। कौन सी? प्राण वायु देवता पेंशन योजना। तो प्राण वायु देवता पेंशन योजना किस राज्य से संबंधित है? यह संबंधित है हरियाणा से। कहाँ से? हरियाणा से यह संबंधित है। अगला प्रश्न अगर आपसे पूछा गया कि मेडिसिन्स फ्रॉम द स्काई प्रोजेक्ट। कौन सा? मेडिसिन्स फ्रॉम द स्काई प्रोजेक्ट, यह किस राज्य से संबंधित है? तो यह योजना जो है यह संबंधित है, अगर आपसे पूछा गया मेडिसिन फ्रॉम द स्काई प्रोजेक्ट योजना किस राज्य से संबंधित है? यह संबंधित तेलंगाना से। किससे? तेलंगाना से। अगर आपसे पूछा गया इस योजना के इस प्रोजेक्ट के अंदर क्या होगा, तो कुछ नहीं दोस्तों, ड्रोन की मदद से जो है
हर एक को जो है मेडिसिन पहुंचाई जाएगी, उनकी जो भी उपलब्ध मेडिसिन हैं, जो भी उन्हें आवश्यक मेडिसिन जो है उन्हें यह पहुंचाई जाएंगी। ठीक है, किस राज्य से संबंधित है? तेलंगाना राज्य से यह संबंधित है। अगला प्रश्न है कृषक बंधु योजना। कृषक बंधु योजना जो है यह संबंधित है पश्चिम बंगाल से, कृषक बंधु योजना का संबंध है। अगला प्रश्न है गोपबंधु संबंधिका स्वास्थ्य बीमा योजना। कौन सी? गोपबंधु संबंधिका स्वास्थ्य बीमा योजना। तो यह जो है यह संबंधित है ओडिशा राज्य से। ठीक है, किससे संबंधित है? ओडिशा राज्य से जो है यह योजना संबंधित है। अगला प्रश्न है लाल लकीर मिशन। कौन सा मिशन है? ये आपको याद रखना है, लाल लकीर मिशन। यह किस राज्य से संबंधित है? तो यह संबंधित है पंजाब राज्य से। ये सभी मिशन और योजनाएं जो आपको अपने नोटबुक के अंदर नोट कर लेनी है। ठीक है, लाल लकीर मिशन पंजाब राज्य से। महतारी दुलार योजना। महतारी दुलार योजना जो है यह छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित है। कौन से राज्य से? छत्तीसगढ़ राज्य से। तो अब हम मिलते हैं हमारे पांचवें प्रश्न की तरफ, जो कि है कौमियो किशिदा। कौमियो किशिदा किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? ठीक है, यहाँ पे कौमियो जुड़े हुए हैं। कौमियो किशिदा किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो आप सभी को बताना चाहिए, नाम से आपको पता चल जाएगा। जापान के ये नए प्रधानमंत्री बने हैं। बात की जाए पहले कौन थे, तो पहले जो है योशी हितो सुगा। कौन? योशी हितो सुगा जो है, यह जो सुगा है, इन सुगा ने जो है इस्तीफा दे दिया। क्या दे दिया? इन सुगा ने जो है इस्तीफा दे दिया। ये प्रधानमंत्री थे, पहले पूर्व प्रधानमंत्री थे जापान के, और इनकी जगह पर अब कौन अपॉइंट हुआ? इनकी जगह पर अपॉइंट किया गया है फूमियो किशिदा। किन्हें? फूमियो किशिदा को जो है जापान का नया प्रधानमंत्री अपॉइंट किया गया है। ठीक है, बात की जाए पहले क्या करते थे, यह पहले जो है फूमियो किशिदा जो है पहले जापान के पूर्व विदेश मंत्री थे। ठीक है, पूर्व कौन थे? विदेश मंत्री थे फूमियो किशिदा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं जापान के बारे में जो है। अब हम कुछ महत्वपूर्ण चीज देखते हैं। जापान जो है, अगर आपसे पूछा गया जापान को किसका देश कहा जाता है, जापान को जो है सुकुमारो का देश कहा जाता है। सुकुमारो का देश, और जिसे हम कहते हैं सूर्योदय का देश। ठीक है, सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है? जापान को। बात की जाए जापान की संसद का नाम क्या है, तो जापान की संसद का नाम है डाइट। कौन? इसके संसद का नाम क्या है? डाइट जो है इसकी संसद का नाम है। अगला प्रश्न है जापान की मुद्रा क्या है? जापान की मुद्रा है येन। ठीक है, जापान की मुद्रा क्या है? येन। बात की जापान की राजधानी है टोक्यो। बात की जापान का सबसे बड़ा द्वीप, तो जापान का सबसे बड़ा द्वीप है होन्शु। कौन सा? होन्शु जो जापान का सबसे बड़ा द्वीप है। तो अब हम बढ़ते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की तरफ। इसका फूमियो किशिदा जो है किसके प्रधानमंत्री बने? ऑप्शन नंबर है जापान। अगला प्रश्न है टोक्यो में आयोजित ओलंपिक कौन से क्रम के ओलंपिक थे? तो टोक्यो में जो ओलंपिक हुए थे, टोक्यो ओलंपिक, ये कौन से क्रम के ओलंपिक थे? तो यह थे 32वें क्रम के ओलंपिक। कौन से क्रम के ओलंपिक थे? यह थे 32वें क्रम के ओलंपिक थे। ठीक है, 32nd ओलंपिक थे। अगला प्रश्न है बिटकॉइन के खोजकर्ता कौन है? तो बिटकॉइन के खोजकर्ता है सातोशी नाकामोटा। कौन है? सातोशी नाकामोटा जो है ये बिटकॉइन के खोजकर्ता हैं। अगर बात कीजिए कहाँ के हैं, तो ये सातोशी नाकामोटा जो है ये जापान के हैं। कहाँ के हैं? जापान के हैं। अगला प्रश्न है जापान की संसद को क्या कहते हैं? जापान की संसद को कहा जाता है डाइट। अगला प्रश्न है 2021 में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? आप सभी को मालूम होना चाहिए 2021 में जापान की जो पूर्व से पूर्व प्रधानमंत्री थे, उन्हें जो है पद्म विभूषण सम्मानित किया गया, और उनका नाम था शिंजो आबे। कौन थे? शिंजो आबे। कहाँ के? जापान के। अगला प्रश्न है, जैसे मैं आपको बताया जापान की मुद्रा है येन। जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? होन्शु द्वीप जो है जापान का सबसे बड़ा द्वीप है। तो ये था हमारा 5th क्वेश्चन। अब हम चलते हैं हमारे 6th क्वेश्चन की तरफ, जो कि है 27 सितंबर 2021 को किस स्पेस एजेंसी ने लैंडसैट, ठीक है, किस स्पेस एजेंसी ने लैंडसैट 9 सैटेलाइट लॉन्च किया? आपको याद रखना है, इसका नाम है लैंडसैट 9 जो है इसका नाम है। लैंडसैट 9 जो है इसका नाम है। और इस लैंडसैट 9 को किस सैटेलाइट ने लॉन्च किया? इसे लॉन्च किया है नासा ने। ठीक है, इसे लॉन्च किया नासा ने। बात की जाए नासा कहाँ की स्पेस एजेंसी? नासा जो है ये यूएसए की स्पेस एजेंसी, अमेरिका की जो है ये स्पेस एजेंसी है।
और यह जो लैंडसेट यह क्या करेगा, लैंडसेट जो है ये अर्थ के चक्कर मारता रहेगा, यानी इसका काम क्या है, ये एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, ठीक है। ये किस तरह की सैटेलाइट है, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, ठीक है। और यह किस तरीके से काम करेगी, तो यह जो लैंडसेट 9 है, ये जो सैटेलाइट है, एक तरह से समझिए आप आकाश में जो आकाश में नासा की तीसरी आंख की तरह जो है ये काम करेगी, ठीक है। आकाश में नासा की तीसरी आंख की तरह जो है ये काम करेगी। और बात की जाए ऑप्शन में दिए गए तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रॉसकॉस। कहाँ की स्पेस एजेंसी, रॉसकॉस जो है ये रूस की स्पेस एजेंसी, ठीक है, रशिया की जो है ये स्पेस एजेंसी है। बात की जाए जैक्सा, जैक्सा जो है यह जापान की स्पेस एजेंसी है, ठीक है। जैक्सा जो है रॉसमॉस्कॉस यह रशिया की, रूस की, जैक्सा जापान की, और इसरो जो है यह इंडिया की जो है स्पेस एजेंसी है, ठीक है, नासा यूएसए की। तो अब हम चलते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की तरफ, जो कि है एमेजोनिया सैटेलाइट को किस से लॉन्च किया गया। एमेजोनिया सैटेलाइट जो है यह कहाँ की सैटेलाइट है, यह एमेजोनिया सैटेलाइट जो है यह ब्राज़ील की सैटेलाइट है। कहाँ की है, ये ब्राज़ील की सैटेलाइट है। और आप सभी को मालूम होना चाहिए इस एमेजोनिया सैटेलाइट को जो है इसरो ने लॉन्च किया। इसे किसने लॉन्च किया, इसे जो है इसरो ने लॉन्च किया। इसरो ने जो है इसे PSLV C51 से लॉन्च किया, ठीक है। इस एमेजोनिया सैटेलाइट को इसरो ने PSLV C51 से इस सैटेलाइट को, एमेजोनिया सैटेलाइट को लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस रॉकेट के द्वारा 143 सैटेलाइट को लॉन्च किया गया। तो आप सभी को मालूम होना चाहिए स्पेस एक्स ने जो है, स्पेस एक्स जो कंपनी है, एलोन मस्क की जो कंपनी है स्पेस एक्स, इसने जो है फाल्कन 9 से, किससे, फाल्कन 9 से जो है कुल 143 सैटेलाइट जो इन्हें लॉन्च किया है, वो भी एक साथ। अगला प्रश्न है, हाल ही में नासा के द्वारा मंगल ग्रह पर किस रोवर को उतारा गया। तो आप सभी को मालूम होना चाहिए नासा के द्वारा जो है मंगल ग्रह पर परसिवरेंस रोवर, कौन सा रोवर, परसिवरेंस रोवर को जो है उतारा गया है। अगर आपसे बात की जाए हॉप मिशन का संबंध किस देश से है, तो हॉप मिशन जो है इसका संबंध है UAE से, ठीक है। होप मिशन का संबंध है UAE से, यानी संयुक्त अरब अमीरात से इसका संबंध है। बात की जाए किस ग्रह पर जाने का यह मिशन है, तो यह जो है मंगल ग्रह पर, किस ग्रह संबंधित है, मंगल ग्रह से, किस देश से, UAE से। अगला प्रश्न है, जुरोंग रोवर का संबंध किस देश से है। जुरोंग रोवर आप सभी को मालूम है, जुरोंग रोवर जो है इसका संबंध है चाइना से, किसे, चाइना से इस जुरोंग रोवर का संबंध है। किस ग्रह पर यह जाएगा, यह जो है मंगल ग्रह पर जाएगा, ठीक है। बात कीजिए जुरोंग जो है इसका अर्थ क्या है, यह जुरोंग रखा गया है, जुरोंग रोवर के नाम से जुरोंग रखा गया है, उसका अर्थ किससे है। पहली बात ये चाइना का रोवर है, मंगल ग्रह पर जाएगा। और बात की जाए जुरोंग का अर्थ क्या है, इसके अंदर जुरोंग का अर्थ है प्राचीन अग्नि देवता। कौन है, प्राचीन अग्नि देवता जुरोंग का अर्थ है। अब इंडिया के कुछ सैटेलाइट के बारे में हम जान लेते हैं। आप सभी को मालूम होना चाहिए चंद्रयान 1, कौन सा, चंद्रयान 1, इसे किसने लिया था, इसे जो है PSLV C11, किसे, चंद्रयान को जो है PSLV C11 के द्वारा इसे लॉन्च किया गया था, PSLV C11। बात की जाए चंद्रयान 2 की, तो चंद्रयान 2 जो है इसे किया गया था GSLV MK3M1, नाम बहुत बड़ा है आपको याद करना है, GSLV MK3M1, GSLV MK3M1 जो है चंद्रयान 2 को लेके गया था, ठीक है। बात की जाए मंगलयान सैटेलाइट, मंगलयान जो है इसे लेके गया था PSLV C25, कौन सी, PSLV C25 जो है मंगलयान को लेकर गया था, ठीक है। तो ये कुछ इंडिया के सैटेलाइट्स थे, वो आप सभी को 6 क्वेश्चन समझ में आ गया। अब हम चलते हैं 7th क्वेश्चन की तरफ, जो कि हाल ही में किस राज्य में उत्तर भारत का सबसे बड़ा पार्मेटन का उद्घाटन किया गया। तो आप सभी को मालूम होना चाहिए इसका उद्घाटन किया गया उत्तराखंड के अंदर। कहाँ पर, उत्तराखंड के अंदर इसका उद्घाटन किया गया है। तो आप सभी को याद रखना है पार्मेटन क्या होता है। तो पार्मेटन किस वृक्ष, बात की जाए किस वृक्ष का दिया जो है दोस्तों, ताड़ के वृक्ष का, ठीक है, ताड़ के वृक्ष का है। और इसके अंदर जो है कुल 110 प्रजातियां, ठीक है। इस पार्मेटन के अंदर जो है कुल 110 प्रजातियां मिली हैं, किसके वृक्ष की, ताड़ के वृक्ष की जो है कुल 110 प्रजातियां। बात की जाए जो है उत्तर भारत का सबसे बड़ा हल्द्वानी है, ठीक है, उत्तर भारत का सबसे बड़ा
पामेटन है। और बात की जाए यह कहाँ पर है, तो यह जो है हल्द्वानी के अंदर है। बात की जाए हल्द्वानी कहाँ पर है, हल्द्वानी उत्तराखंड के अंदर। बात की जाए पाल्म ऑयल रिवर किसे कहा जाता है, ठीक है, किसे पाल्म ऑयल रिवर किसे कहा जाता है, पाल्म ऑयल रिवर कहा जाता है नाइजीरिया को। किसे, सॉरी, पाल्म ऑयल रिवर जो है यह कहा जाता है नाइजीर नदी को। किसे, नाइजर नदी को जो है पाल्म ऑयल रिवर कहा जाता है। पाल्म ऑयल रिवर नाइजर नदी, और पाल्म ऑयल कंट्री कहा जाता है नाइजीरिया को, ठीक है। नाइजीरिया, पाल्म ऑयल रिवर नाइजर, पाल्म ऑयल कंट्री नाइजीरिया। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड। बात कीजिए उत्तराखंड में कहाँ पर, तो उत्तराखंड में हल्द्वानी में, ठीक है। अब हम देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि है भारत का सबसे ऊंचा हर्बल पार्क। तो भारत का सबसे ऊंचा हर्बल पार्क है कहाँ पर स्थित है, तो यह स्थित है उत्तराखंड के अंदर। कहाँ पर, उत्तराखंड के अंदर। बात की जाए लाइकेन पार्क कहाँ पर है, उत्तराखंड के अंदर जो है लाइकेन पार्क है। हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र जो है यह हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र भी कहाँ पर है, उत्तराखंड के अंदर। कौन सा, हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र। लाइकेन पार्क भारत का सबसे ऊंचा हर्बल पार्क भी उत्तराखंड के अंदर। अगला प्रश्न है मिशन हौसला। तो मिशन हौसला जो है अब बताना यह किस राज्य से संबंधित है। बात की जाए वात्सल्य योजना संबंधित है उत्तराखंड राज्य से। किससे, उत्तराखंड राज्य से। अगला प्रश्न है उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री है पुष्कर धामी, ठीक है। उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री कौन है, पुष्कर धामी उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री है, ठीक है दोस्तों। उत्तराखंड के सीएम का नाम क्या है, उत्तराखंड के सीएम का नाम है पुष्कर धामी। अगर आपसे पूछा गया कि उत्तराखंड के राज्यपाल कौन है, ठीक है, अगर आपसे पूछा गया कि आखिर उत्तराखंड के राज्यपाल कौन है, तो उत्तराखंड के राज्यपाल आप सभी को याद रखना है, उत्तराखंड के नए राज्यपाल है गुरमीत सिंह, ठीक है। पहले कौन थे, तो उत्तराखंड के पहले राज्यपाल थी बेबी रानी मौर्य, ठीक है। उत्तराखंड की पहली राज्यपाल थी बेबी रानी मौर्य। और वर्तमान में राज्यपाल कौन है, वर्तमान में राज्यपाल है गुरमीत सिंह। अगला प्रश्न है सूर्य किरण युद्धाभ्यास। तो ये जो सूर्य किरण युद्धाभ्यास है यह भारत और नेपाल के मध्य होता है, ठीक है। सूर्य किरण युद्धाभ्यास जो है यह इंडिया और नेपाल के मध्य, किनके मध्य, इंडिया और नेपाल के मध्य जो है यह युद्धाभ्यास होता है। और आप सभी को मालूम होना चाहिए कि कहाँ पे हुआ यह, अगर आपसे बात की जाए यह युद्धाभ्यास कहाँ पे हुआ, तो यह हुआ पिथौरागढ़ के अंदर। कहाँ पर हुआ है यह हुआ पिथौरागढ़ के अंदर जो है यह युद्धाभ्यास शुरू हुआ है। अगला प्रश्न है ग्रीष्मकालीन राजधानी। तो आप सभी को मालूम होना चाहिए उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी क्या है, गैरसैंण, ठीक है। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी कौन सी है, गैरसैंण। और बात की जाए एक और राजधानी उसका नाम क्या है वो आप मुझे कमेंट में बताना। अगला प्रश्न है लिपुलेख दर्रा। कौन सा है, लिपुलेख दर्रा। तो आप सभी को मालूम होना चाहिए लिपुलेख दर्रा जो है ये उत्तराखंड के अंदर स्थित है। कौन सा दर्रा, लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड के अंदर स्थित है। तो अगला प्रश्न है हमारा, इन्हें अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है सुंदरलाल बहुगुणा, ठीक है। आपसे अगर पूछा गया कि सुंदरलाल बहुगुणा, तो यह जो है चिपको आंदोलन से संबंधित, ठीक है। कौन से आंदोलन से, यह चिपको आंदोलन से संबंधित है। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान, तो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। कहाँ पर स्थित है, उत्तराखंड के अंदर। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे 8वें प्रश्न की तरफ, जो कि हाल ही में शुरू की गई एल्डर लाइन किससे संबंधित है। आप सभी को मालूम होना चाहिए, नाम से ही पता चल जाएगा एल्डर लाइन यानी बुजुर्गों के लिए, कि जो वरिष्ठ नागरिकों के लिए यह जो एक हेल्पलाइन नंबर है। और बात की जाए इस हेल्पलाइन नंबर कौन सा है, यह हेल्पलाइन नंबर है 14567 जो है यह हेल्पलाइन नंबर है, ठीक है। किन के लिए यह हेल्पलाइन है, यह जो है बुजुर्गों के लिए, और यानी जिसे हम कह सकते हैं वरिष्ठ नागरिकों के लिए यह हेल्पलाइन नंबर है। बात की जाए इसे किसने शुरू किया, इसे शुरू किया है डॉक्टर वीरेंद्र ने, ठीक है। बात की जाए आखिर डॉक्टर वीरेंद्र कौन है, डॉक्टर वीरेंद्र है जो है यह भारत के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के मंत्री है। कौन, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के मंत्री कौन, डॉक्टर वीरेंद्र। एल्डर लाइन हेल्पलाइन नंबर कौन सा है, 14567, ठीक है। आपसे पेपर में आराम से पूछा जाए कि आखिर एल्डर लाइन जो इसका हेल्पलाइन नंबर कौन सा, इसका हेल्पलाइन नंबर है 14567 जो इसका हेल्पलाइन नंबर है। इसका आंसर क्या है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वरिष्ठ नागरिक। अब हम देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की तरफ, बढ़ते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की तरफ, जो कि है भारत कॉलर क्या है। आप सभी को मालूम होना चाहिए जैसे कि ट्रू कॉलर है, ठीक है। जैसे कि एक ट्रू कॉलर है, ट्रू कॉलर जैसा है उसी की तरह जो है भारत कॉलर है, ठीक है। इस ऐप को लॉन्च किया गया भारत कॉलर है, ठीक है। बात की जाए अंतर क्या है, तो अंतर कुछ नहीं दोस्तों, एक ट्रू कॉलर एक भारत कॉलर। ट्रू कॉलर जो है एक भारतीय वर्जन है, ठीक है, एक भारतीय वर्जन। ट्रू कॉलर
सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है भारत कॉलर। ठीक है, अगला प्रश्न है आनंद मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया? आनंद मोबाइल ऐप, आप सभी को मालूम है आनंद मोबाइल ऐप जिंदगी के बाद भी और जिंदगी के साथ भी, यानी एल आई सी ने जो है इस आनंद मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है प्रूफ ऐप किसने लॉन्च किया है? तो आपको बताना चाहिए प्रूफ ऐप जो है ये जम्मू कश्मीर ने लॉन्च किया है। ठीक है, जम्मू कश्मीर राज्य सरकार ने प्रूफ ऐप को लॉन्च किया। क्यों लॉन्च किया है? ताकि भ्रष्टाचार को कम कर सके, किसे भ्रष्टाचार जो है इसे कम कर सके, इसीलिए जो है प्रूफ ऐप को लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है सुपेश पोर्टल का संबंध है, तो सुपर आप सभी को मालूम होना चाहिए सुपेश पोर्टल का संबंध किससे? सुपेश पोर्टल का संबंध है सुप्रीम कोर्ट से, जो है सुपेश पोर्टल का संबंध है। अगला प्रश्न है सेज कार्यक्रम किसने लॉन्च किया? सेज कार्यक्रम जो है यह सबसे पहली बात बुजुर्गों के देखभाल के लिए लॉन्च किया गया है। ठीक है, सरकार ने जो है बुजुर्गों के देखभाल के लिए किनके लिए? बुजुर्गों के देखभाल के लिए यह सेज कार्यक्रम लॉन्च किया है। बात की जाए ई सांता पोर्टल, ई सांता पोर्टल जो है ये समुद्री उत्पाद से संबंधित पोर्टल है। ठीक है, याद रखना है ई सांता पोर्टल कौन सा पोर्टल है? ई सांता पोर्टल, ई सांता पोर्टल समुद्र उत्पाद से संबंधित यह पोर्टल है। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे आज के 9वें प्रश्न की तरफ, जो कि हम 28 सितंबर 2021 को किस राज्य में पुलिस संग्रहालय का उद्घाटन किया गया? आप सभी को मालूम होना चाहिए पुलिस संग्रहालय, आप सभी को मालूम होना चाहिए जो पुलिस संग्रहालय तमिलनाडु के अंदर स्थापित किया गया। तमिलनाडु के वर्तमान में सीएम कौन है? तमिलनाडु के वर्तमान में सीएम है स्टालिन। कौन है? स्टालिन जो है वहाँ के वर्तमान में सीएम है। और कहाँ इसका उद्घाटन किया गया? इसका उद्घाटन किया गया तमिलनाडु के अंदर। ठीक है, इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु। और हम बढ़ते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की तरफ, जो कि है तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री कौन है? तो आप सभी को मालूम होना चाहिए तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री स्टालिन। ठीक है, बात की जाए किस पार्टी से है स्टालिन, तो स्टालिन जो है द्रविड़ मुनेत्र कड़गम पार्टी से। कौन सी? DMK, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम पार्टी से जो है यह है कौन? स्टालिन। अगला प्रश्न है दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, याद रखना है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसके अंदर कंफ्यूजन भी होता है बहुत होता है। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर अगर आपसे पूछा गया तो वो है कोयम्बटूर। ठीक है, कहाँ पर? दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर। बात की जाए संपूर्ण भारत का मैनचेस्टर, संपूर्ण भारत का मैनचेस्टर या फिर भारत का मैनचेस्टर है अहमदाबाद। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर, जो कि तमिलनाडु में है। ठीक है, याद रखना है, बहुत ही कंफ्यूज होता है इन क्वेश्चंस में। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर और भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद। अब हम देखते हैं अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि है मेट्टूर बांध किस नदी पर स्थित है? ठीक है, अगर आपसे पूछा गया कि मेट्टूर बांध किस नदी पर स्थित है, यह है, आप सभी को याद रखना है दोस्तों मेट्टूर बांध जो है, ठीक है, कौन सा बांध? मेट्टूर बांध जो है ये कावेरी नदी पर स्थित है। कौन सा? मेट्टूर बांध जो है ये कावेरी नदी पर स्थित है। कौन सा बांध? मेट्टूर बांध, कावेरी नदी। अगला प्रश्न है मन्नार की खाड़ी नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? याद रखना है मन्नार की खाड़ी नेशनल पार्क किस राज्य में? एक तो मन्नार की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? वह है तमिलनाडु के अंदर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु, इसका आंसर हो जाएगा। अगला यानी हमारा आज का आखिरी प्रश्न, 10वां प्रश्न हमारा आज का है हाल ही में कौन सा देश महिलाओं के बहुमत वाली संसद चुनने वाला पहला देश बना है? आप सभी को मालूम होना चाहिए जो आइसलैंड जो है, कौन सा? आइसलैंड। ये जो आइसलैंड जो देश है, इस देश के अंदर जो है दोस्तों महिलाओं के बहुमत वाली संसद चुनने का पहला देश किसे बनाया गया? आइसलैंड को। अब दोस्तों क्वेश्चन को दोस्तों आराम से समझते हैं। तो यह जो आइसलैंड, सबसे पहले आइसलैंड जो है आइसलैंड ये जो देश है, इसके अंदर जो है कुल संसद के, इसका जो संसद है, इसके अंदर जो संसद है, इसके अंदर कुल है 36 सीट्स हैं। इस संसद के अंदर जो कुल 36 सीट हैं। अब देखते हैं कि इन 36 सीटों में से जो 30 सीट जो है यह पुरुष के लिए है। किन के लिए है? पुरुष के लिए है। और इस 63 सीटों में से जो 33 सीटें हैं, कौन सी 33 सीटें जो बची हुई हैं, 30 छोड़कर जो 33 सीटें ये महिलाओं के लिए हैं। ठीक है, किन के लिए? 30 सीटें पुरुष के लिए और 33 सीटें महिलाओं के लिए। ठीक है, यह पहले, और दोस्तों यह जो घटना हुई है, यह पहली बार महिलाओं की बहुमत वाली संसद बनी है। ठीक है, कौन सी? आइसलैंड की। ठीक है, तो यही था हमारा 10वां प्रश्न और हमारा आज का यानी 30 सितंबर 2021 का करंट अफेयर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।